यदि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर को प्राचीन काल में चंपा के नाम से जानते थे। आज आपके साथ भागलपुर में हूँ। थोड़ी देर बाद आज हम लोग नौगछिया जाएंगे, वहाँ भी एक गार्गी पाठशाला का उद्घाटन है। चूँकि यदि केवल हम पर कैपिटा इनकम की तुलना करेंगे तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत में आज सबसे कम है। जब नेता चुनने की बात आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि व्यक्ति में विजन है कि नहीं, व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं, केवल और केवल देखता है कि मेरी जाति का है कि नहीं। आप अभियान की तरफ से बिहार के गौरव को लौटाने की मुहिम में जुड़े हैं। अब दूसरी तरफ जो आज की राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातियों को लेकर के या फिर दूसरी अन्य चीज़ों को लेकर के कई तरह के विभाजनकारी नीतियों को अपनाए हुए हैं। तो ये चैलेंज तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। तो उसी प्राचीन बिहार की दृष्टि के साथ नवीन बिहार की संरचना हमारे युवा कर सकते हैं यदि हम बिहार में शिक्षा की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति लाएं और जाति संप्रदाय हर भेद से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन यहाँ पर जो भी जुड़ रहा है इसलिए नहीं जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। वो कहते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जब तक कि आप सत्ता में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। आप इस बात को कैसे यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि बगैर राजनीति में रहे हुए लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से बिहार में बदलाव हो सकता है? तो मूल विषयों से भटकना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार पर प्रहार करना बहुत आवश्यक है। एक सवाल आपकी प्रोफेशनल लाइफ से। भागलपुर के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि एक मरतबा फिर से विकास वैभव आईजी बनकर भागलपुर आए। और बिहार में सबसे प्रिय स्थान मुझसे आप पूछेंगे तो बटेश्वर स्थान है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भागलपुर से लगाव है, सेवाएं मैं दे रहा हूँ। आईजी के रूप में आऊँ नहीं आऊँ तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी रहूँगा भागलपुर से जुड़ाव बना रहेगा। बिहार अखंड भारत की राजनीतिक राजधानी और सांस्कृतिक धुरी कहा जा सकता है। मौर्य, गुप्त और मगध साम्राज्य से लेकर भगवान बुद्ध और जैन धर्म, संस्कृति और दर्शन से लेकर के भारत की आज़ादी तक में बिहार ने हर युग में भारत को जोड़ने और अखंड भारत की अवधारणाओं को साकार करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसी गौरवशाली इतिहास को लौटाने की एक मुहिम के साथ शुरुआत हुई लेट्स इंस्पायर बिहार, और इसके पेट्रोन हैं, LIB के पेट्रोन हैं IPS विकास वैभव से भागलपुर आए हुए हैं। सर, चूँकि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है और कहते हैं बिहार युवाओं का प्रदेश है, तो आपके अनुभव के आधार पर बिहार के युवाओं को किन चीज़ों या फिर किस तरफ जाना चाहिए जो आपका जो मुहिम है वो सफल हो सकेगा, चूँकि गौरवशाली इतिहास है बिहार का? देखिए, बिहार में सबसे पहले हमको समझना होगा कि हम क्या थे और क्यों थे। यदि भागलपुर की बात करें तो भागलपुर को प्राचीन काल में चंपा के नाम से जानते थे। और चंपा को यदि और अच्छे से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया विश्व का पहला नगर। तो अब सोचिए, बौद्ध ग्रंथ जब लिखे जा रहे होंगे तो क्यों चंपा को ही पहला नगर कहा गया? नगर तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ भव्यता थी, कुछ वैसा व्यापार था, कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारण चंपा की प्रसिद्धि कुछ अलग थी। ऐतिहासिक पक्ष में जाएंगे तो हम पाएंगे व्यापार का एक बड़ा केंद्र पूर्वी भारत का इसलिए था क्योंकि समुद्र तट से बहुत दूर नहीं था। ताम्रलिप्ति में जहाज आते थे, वहाँ से छोटे जहाज नदी के माध्यम से आया करते थे। तो उस समय जो एक मूल भावना मैं देखता हूँ बिहार में, कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की, एक जिसको कह सकते हैं वैचारिक साहस, कि सब लोग जिसको मान रहे हैं उसके प्रतिकूल चलने का भी साहस यदि कहीं था तो बिहार में था। जहाँ पूरे विश्व में आप देखते हैं राजतंत्र हावी था और उसमें भी वंशवाद हावी था कि पिता का पुत्र ही शासक होगा, बिहार में नए प्रयोग चल रहे थे। शासन कोई भी कर सकता है, किसी वर्ग का हो। इतना ही नहीं, शासन केवल शासक वर्ग ही नहीं, आम लोग चुन भी सकते हैं। ये दो अवधारणाएं बड़ी उस समय के लिए नई थी, लेकिन आज पूरे विश्व में यदि आप देखें तो जनतंत्र का आधार यही है। तो बिहार कुछ नया दे रहा था, तभी शून्य भी हमने दिया, विश्वविद्यालय स्थापित किए, जोड़ने की क्षमता हमें थी। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों को एक साथ जब जोड़े तभी अखंड भारत बना। तो ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, चीज़ें और आगे बढ़नी चाहिए। आज विश्व में यदि आप देखें तो संप्रदाय के नाम पर कितना संघर्ष चल रहा है, देश के देश लड़े जा रहे हैं। उसमें बिहार की प्राचीन सोच, चाहे बौद्ध धर्म का सिद्धांत हो, जैन धर्म के हो, वेदांत के संदेश हो, मूल में यदि हम जाते हैं तो सब में मूल रूप से यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, हर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं है और हर व्यक्ति को जोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति की संपूर्णता तब है जब अपने आप को अनुभव कर सके। तो ऐसी चीज़ों की आवश्यकता विश्व में आज भी है और निश्चित रूप से बिहार की दृष्टि को लेकर यदि हमारे युवा बढ़ेंगे तो एक नए कीर्तिमान को रचने की क्षमता हम रखते हैं। चूँकि बिहार कहते हैं युवाओं का प्रदेश है और युवाओं में महिला लड़कियों की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, तो आपके अभियान के साथ में छात्राएं और महिलाएं किस तरह से उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, कैसे जुड़ रही है? आज बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं। यदि मैं केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं तो लगभग 2,55,000 लोग इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली जुड़े हैं
उसमें 20,000 से अधिक महिलाएं हैं। और महिलाओं का अध्याय सबसे एक्टिव अध्याय मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अभियान में अभी तक करीब 27 पाठशालाएँ चल रही हैं। आज आपके साथ भागलपुर में हूँ, थोड़ी देर बाद आज हम लोग नौगछिया जाएंगे, वहाँ भी एक गार्गी पाठशाला का उद्घाटन है। इस प्रकार से यदि 28 पाठशालाएँ मानी जाएँ तो उसमें 23 पाठशालाएँ महिलाओं के द्वारा संचालित हैं। तो स्पष्ट रूप से है कि महिलाएं यदि अभियान में जुड़ती हैं, उसका संदेश और संकेत दोनों उसमें अभिवृद्धि होती है। और महिलाओं के जुड़ने से मतलब पूरे परिवार में भी उस प्रकार का एक संस्कार आगे जाता है। तो बिहार को जब हम लोग आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके अभियान के लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती भी है? देखिए, अपने आप में अभियान ही बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोग बिहार को पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो आज बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। एक छोटे से रोजगार के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यदि केवल हम पर कैपिटा इनकम की तुलना करेंगे तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत में आज सबसे कम है। और इतना कम है कि अब उसकी तुलना यदि करें तो 6,300 के लगभग एक महीने में एक बिहार का व्यक्ति कमाता है, जबकि दिल्ली की बात करें तो 46,000 है, तेलंगाना की बात करें 36,000 है, कर्नाटक की बात करें 35,000 है। इस प्रकार से यदि हम और जाएंगे तो तमिलनाडु, हरियाणा 34-33,000 के आसपास हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल 29,000 के आसपास हैं। यदि आप उत्तराखंड और हिमाचल की भी बात करें जो बड़े छोटे राज्य हैं, उनमें भी पर कैपिटा इनकम 26,000 के आसपास है। आंध्र प्रदेश में 25,000 है। लेकिन उसकी तुलना यदि बिहार से हम करते हैं तो निश्चित हम बहुत पीछे हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज बिहार का ग्रोथ रेट 13.09% है कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो इस गति से यदि हम बढ़ते हैं और बल्कि इसके तीव्र गति से बढ़ते हैं, 15% से बढ़ते हैं, तो भी शायद 10 वर्ष लगेंगे बिहार को 26,000 पर कैपिटा इनकम पहुंचने में। अब इसको आप इस रूप में देखें कि 10 वर्ष में हम वहाँ पहुँचेंगे, 5 वर्ष में हम पहुँचे करीब 12,800, 10 वर्ष 26,000, 15 वर्ष यानी 2040 में हम लोग पहुँचेंगे 50,000 के पार। और 2045 जो है 1 लाख के पार हमारा पर कैपिटा इनकम तब जाएगा अगर हम 15% से बढ़ते हैं। तो इस 15% के ग्रोथ रेट को यदि हम मेंटेन कर पाए तब तो 2047 का विजन हम साकार कर पाएंगे कि एक विकसित बिहार हम बना सकेंगे और पलायन पर हम विराम लगा सकेंगे। अगले 5 वर्ष में कहाँ देखते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार को? एक चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनौती तब है जब 15% से हम बढ़ते हैं तो भी 20 साल लगेंगे जहाँ अन्य राज्य हैं उसके पास पहुँचने में या एट पार आने में। फिलहाल तो 10 साल में हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ बाकी राज्य हैं। तो चुनौती ये है कि जो समाज इतना विभाजित है, जिसमें जब नेता चुनने की बात आती है तो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि व्यक्ति में विजन है कि नहीं, व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं, केवल और केवल देखता है कि मेरी जाति का है कि नहीं। बिहार ऐसा नहीं था। प्राचीन बिहार को देखेंगे तो हम पाएंगे जातियाँ तब भी थीं, लेकिन वेदांत की इस भूमि में जातिवाद उस प्रकार का रहा होता है तो भला आचार्य चाणक्य भी सोचते कि अपने ही जाति के युवक को खोजना है। तो ऐसा यदि सोचते, ऐसी संकीर्ण सोच होती तो भला चंद्रगुप्त महान का उदय कैसे होता। अलग लोग थे तभी नंदवंश का उदय हुआ, वेदांत का हमने दर्शन किया, वैशाली को स्थापित किया जिसमें 7,707 गणराजा चुने जाते थे बिना किसी जाति के आधार पर। क्षमता तो आज भी वही है, डीएनए आज भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तत्व हैं जो चाहते हैं लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहें, उनकी स्वार्थ सिद्धि होती रहे। तो इसके लिए पूरे समाज में एक प्रकार का जहर बोया जाता है। जो चीज़ें स्वाभाविक रूप में नहीं उसको और बनाने का प्रयास किया जाता है जो समाज के हित में नहीं है। आप अभियान की तरफ से बिहार के गौरव को लौटाने की मुहिम में जुड़े हैं। अब दूसरी तरफ जो आज की राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातियों को लेकर के या फिर दूसरी अन्य चीज़ों को लेकर के कई तरह के विभाजनकारी नीतियों को अपनाए हुए हैं। तो ये चैलेंज तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। देखिए, मैं बिहार की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ और बिहार की दृष्टि स्वाभाविक दृष्टि है जो हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और आज भी यदि इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम देश में अग्रणी होंगे। इसको मैं जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, चूँकि इतिहास ने इसको सिद्ध किया है। अब वही मैंने कहा, कुछ तत्व हैं जो चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए समाज बटा रहे और लड़ता रहे, लेकिन बिहार ऐसा नहीं था। तो उसी प्राचीन बिहार की दृष्टि के साथ नवीन बिहार की संरचना हमारे युवा कर सकते हैं यदि हम बिहार में शिक्षा की क्रांति, उद्यमिता की क्रांति लाएं और जाति संप्रदाय हर भेद से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कितनी संस्थाएं और कितने लोग जुड़े होंगे बिहार के? लाखों लोग जुड़े हैं। केवल व्हाट्सएप की मैंने आपको संख्या बताई, लगभग 2,55,000 लोग व्हाट्सएप में जुड़े हैं। बाकी आजकल जुड़ने के बहुत माध्यम हैं, अनेक संगठन जुड़े हैं। तो आज हमारा प्रयास यही है कि 2028 तक बिहार के हर पंचायत में छोटे छोटे अध्याय ही सही लेकिन स्थापित हो जाएं, ऐसे लोगों के जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। शहरी और ग्रामीण आबादी को अगर देखेंगे तो बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार का संतोषप्रद डाटा है कि उनसे जुड़ाव हो रहा है उनका?
देखिए, अब डेटा जो मैंने कहा हो तो आपको व्हाट्सएप को मैं डायरेक्टली जो जुड़े हैं बता सकता हूँ। बाकी यदि प्रभाव की बात करें तो निश्चित रूप से आज करोड़ों लोग बिहार में एक अभियान की ओर देख रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी लोग जुड़े हैं इसलिए जुड़े हैं कि अपने बिहार को कैसे हम आगे ले जाएं। नॉर्मली आप कहीं जुड़ते हैं तो आप देखते हैं मेरा क्या स्वार्थ है ना, लेकिन यहाँ पर जो भी जुड़ रहा है इसलिए नहीं जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है कि हम बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है और इसीलिए इस अभियान में आप देखते होंगे कि जब कार्यक्रम बड़े होते हैं तो हज़ारों लोग आते हैं। नॉर्मली किसी राजनीतिक दल को यदि उतना बड़ा कार्यक्रम करना होगा तो करोड़ों खर्च करने होंगे, लेकिन यहाँ पर लोग अपने मन से आते हैं, जुटते हैं और बड़ा कार्यक्रम में संकल्प लेते हैं और इसमें कोई खर्चा विशेष होता ही नहीं। सब लोग अपने अंशदान के साथ कार्यक्रम को करते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि प्रदेश में ज़्यादातर जिसको सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जब तक कि आप सत्ता में नहीं आएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। आप इस बात को कैसे यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि बगैर राजनीति में रहे हुए लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से बिहार में बदलाव हो सकता है? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए और अच्छे और ईमानदार निस्वार्थ लोगों के आने से निश्चित बड़ा बदलाव होता है। लेकिन वर्तमान बिहार के परिदृश्य को यदि हम देखें तो सामाजिक पक्ष को भी देख लीजिए, राजनीतिक पक्ष को भी देख लीजिए। तो जब तक सामाजिक पक्ष में एक बड़ा परिवर्तन नहीं आता तो राजनीतिक पक्ष कैसे बदलेगा? तो राजनीति तो उसी समाज पर आधारित होती है और समाज जब खंड खंड में बटा हो तो राजनीति उसी दिशा को लेती है। आज आप देखेंगे तो बातें राजनीति में क्या हो रही हैं, बातें हो सकता है बिहार के बारे में होती हों, लेकिन उसके मूल पर यदि जाएंगे, जब उम्मीदवार के चयन की बात आती है तो बात वहीं पहुंच जाती है कि समीकरण क्या है, इसके ऊपर बिहार को जाना होगा। और जब तक बिहार इसके ऊपर नहीं सोचता, क्योंकि प्राचीन काल से हम सोचते रहे, जैसे उदाहरण मैंने आपको दिए, तब तक वो लंबी छलांग जिसकी हमको तैयारी करनी है 15% ग्रोथ रेट के साथ भी यदि 10 वर्ष लगते हैं वहीं पहुँचने में, जहाँ सिक्किम है, गोवा है, दिल्ली है, तेलंगाना है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इतने सारे राज्य मैंने आपको बताया, हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी छलांग हमको लगानी है और आपस में यदि उलझे रहे, संघर्ष करते रहे तो कहाँ वहाँ जाएंगे। तो मूल विषयों से भटकना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार पर प्रहार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गति में सबसे बड़ा अवरोध यदि है तो यदि कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार के लिए समाज को नुकसान पहुँचाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है। और साथ साथ ऐसे लोग जो ईमानदार हों उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक सवाल आपकी प्रोफेशनल लाइफ से। भागलपुर के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि एक मरतबा फिर से विकास वैभव आईजी बनकर भागलपुर आए। मैं तो रहा हूँ इस भूमि में डीआईजी के रूप में, और एक विशेष प्रेम इसलिए है चूँकि एएसपी भी रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेनिंग मैंने यहीं ली थी और बिहार में सबसे प्रिय स्थान मुझसे आप पूछेंगे तो बटेश्वर स्थान है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भागलपुर से लगाव है, सेवाएं मैं दे रहा हूँ। आईजी के रूप में आऊँ नहीं आऊँ तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी रहूँगा भागलपुर से जुड़ाव बना रहेगा और भागलपुर के लिए जो भी संभव होगा। आज गार्गी पाठशाला खुल रही है नवगछिया में, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं तो हर पंचायत में चाहता हूँ कि लोग बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कुछ योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आईपीएस विकास वैभव सर को सुना, जो लेट्स इंस्पायर बिहार के पेट्रोन भी हैं, भागलपुर के दौरे पर हैं। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते दूसरे वीडियो में। जो सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।